गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज रिलेटिंग टू द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर अकाउंटेंसी 2025। आज हम लोग इसके फॉर्मेट का थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ये पता करेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स किस फॉर्मेट में आने हैं। सो चिल्ड्रन सी द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें पार्ट ए जो है वो हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। नाउ कैटेगरी ए कंप्राइजेस ऑफ 60 मार्क्स, 60 नंबर का है, और बाकी जो 20 नंबर है वो आप या तो बी अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट बी अटेम्प्ट करेंगे या पार्ट सी अटेम्प्ट करोगे। ओके, तो आपको टोटल 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और रेस्ट ऑफ द 20 मार्क्स विल बी allotted to you by for the project work which you have submitted with the school. Okay, so today's discussion will be relating to part A. Okay, और बाद के जो ensuing videos होंगे उसमें मैं बाकी sections को डिस्कस करूँगा। नाउ पार्ट ए में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो कि 1 नंबर का होता है। और इसके लिए आपको इनका जो सोल्यूशन है वो बहुत जल्दी फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि द पेपर इज जनरली लेंदी. So you have to be accurate and fast. So today I'll be discussing the first question. That means I'll be discussing with you 10 sample questions. और ऐसे ही सवाल आपको मेन बोर्ड पेपर्स में मिलेंगे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, so that will be very helpful for you to solve your papers in the answering exam. So let's move on to the first question. Okay, the sample question which has been issued by the board. देखिए, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है? Commission due to a partner is closed by. So this sums relates to the PL appropriation accounts. और हमने जब इस चैप्टर को डिस्कस किया तो उसमें बताया गया था कि जो भी अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो पार्टनर्स को सैलरी देना होता है, पार्टनर्स को कमीशन देना होता है, कोई पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एंटाइटल्ड होता है, तो जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं पार्टनर्स के लिए, सो दैट हैज़ टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि कमीशन जो है वो पार्टनर को हमें देना है, तो इसका हम एंट्री क्या पास करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए, डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नहीं होगा. दूसरा, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नेक्स्ट स्टेज में जब ट्रांसफर कर तब होता है. द फर्स्ट प्राइमरी एंट्री क्या करना पड़ेगा हमें? डेबिटिंग टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. सो द आंसर विल बी पार्ट सी. कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन कुछ भी होगा, इनको हमको पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन एडमिशन ऑफ अदील एज अ पार्टनर, ये एडमिशन से रिलेटेड सवाल है. अदील को नया पार्टनर के हिसाब से एडमिट किया जा रहा है. द कैपिटल्स ऑफ रोहन एंड पवन, ये पुराने पार्टनर्स हैं. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वे 50,000 एंड 40,000. यानी पार्टनर्स के एडमिशन के पहले आपके पास जो भी जनरल रिजर्व होता है, जो भी रिवैल्यूएशन होता है, वो सब करने के बाद नया जो कैपिटल कंस्टिट्यूट फर्म का हुआ है वो है 50,000 और 40,000. दिस इज फॉर द ओल्ड पार्टनर्स. देयर कैपिटल बिफोर अदील्स एडमिशंस वेयर 45 एंड 48. और अदील के एडमिशन के पहले कैपिटल कितना था? 45,000 और 48,000. अब क्या पूछ रहा है? The capital account of the partners having surplus capital was adjusted through his current account by passing the journal entry. अब देखिए,
सवाल क्या पूछ रहा है? हैविंग सरप्लस कैपिटल। तो सरप्लस कैपिटल किसका हुआ है? रोहन का था 45,000, हो गया 50,000 रुपया, ठीक है, इसका बड़ा है। और पवन का था 48,000, हो गया है 40,000। ओके, तो देखिए सरप्लस कैपिटल किसका है? पवन का पहले 48 था और पार्टनर के एडमिशन के बाद होना चाहिए कितना? 40,000। तो बोल रहा है कि जो भी सरप्लस कैपिटल है उसको हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट में। तो कितना ज़्यादा है? 8,000, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस 8,000 को निकाल के हम लोग को करंट अकाउंट में डालना है। तो कहाँ से निकालेंगे? कैपिटल अकाउंट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट पवन्स कैपिटल 8,000 एंड क्रेडिट पवन्स करंट अकाउंट 8,000। ओके, चूँकि कैपिटल हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या पास करेंगे इसका? बी। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, यानी कैपिटल को डेबिट करना 8,000 और उसे करंट अकाउंट में बढ़ा देना 8,000। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। चूज द कंपोनेंट required to calculate goodwill of firm by capitalization of average profit method. This question relates to goodwill. तो हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ अ सिमिलर फर्म इन द इंडस्ट्री, कि सिमिलर फर्म्स क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमें क्या चाहिए? हमारे खुद के फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है। और तीसरा क्या है? हमारा बिजनेस कितना एम्प्लॉयड है। क्योंकि जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, वो उसके डिफरेंस का निकालेंगे कि मेरा खुद का अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसके मुताबिक मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए और एवरेज कैपिटल कितना है। तो ये इसमें जो रिक्वायर्ड नहीं है वो क्या है? दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द आंसर विल बी सी, दैट इज पी, क्यू एंड एस। क्वेश्चन 4 देखेंगे। गिवन बिलो इज अ फिक्टिशियस सिनेरियो, रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Beam International Limited, in order to raise additional capital for expansion purpose, took a loan of 10 lakh रुपए at a rate of 12% per annum from NZ Bank on 1st July 2023. 1 जुलाई 2023 को भीम इंटरनेशनल एक 10 लाख रुपए का लोन ले रहा है, जिस पर कि उसे ब्याज पे करना कितना? 12%। ओके, अगेंस्ट विच इट ऑफर्ड अ 15 lakh 8% debentures of 100 each, okay, as a collateral security. तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट जो है, जो कंपनी लोन लेता है, द इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ लोन टेकन एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ कोलैटरल गिवन। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग लोन पर इंटरेस्ट निकालेंगे दैट विल बी ऑन 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12%, एंड दैट ऑल्सो फॉर अ पीरियड ऑफ 1st July to 31st of March 2024. Okay, and this is of no use for you right now. क्या हमें निकालना है? कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट टू द कंपनी फॉर द ईयर 23-24। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या हो गया? कि कंपनी को कितना रुपया एडिशनल ब्याज देना पड़ रहा है इस पीरियड के लिए। ओके, सो लेट्स सी थ्रू अ वर्किंग। तो देखिए अमाउंट ऑफ लोन कितना है? 10 लाख रुपए का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना है हमको? पे करना है उसमें 12%। किस टाइम पीरियड के लिए पे करना है? तो 1 जुलाई को लोन लिया गया था और हमारा ईयर एंड होता 31st of March 2024। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेकर 31st March 2024 इज इक्वल टू व्हाट? 9 मंथ्स। तो हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट क्या हो रहा है? 10 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% इंटू टाइम पीरियड 9/12 इज इक्वल टू 90,000। सो 90,000 इज योर टोटल फाइनेंस कॉस्ट।
तो उसके मुताबिक आंसर कितना हो जाएगा हमारा? आंसर इज नंबर सी, 90,000. Okay, now we move on to question number 5. ERA partner in a firm was allowed to retain the whole of the stock as a remuneration for service rendered by her in the course of dissolution of the firm. The value of stock was 10,000, which has been transferred to the realization account. Clear? यानी आप जो मेहनत कर रहे हो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है. और रेम्यूनरेशन कैसे फर्म पे कर रहा है? बाय अलॉटिंग यू द स्टॉक. तो इसके लिए हमें जो एंट्रीज पास करनी है वो जनरली 2 चरणों में होगा. पहला क्या होगा? द फर्स्ट एंट्री विल रिलेट टू द एंटरिंग द रेम्यूनरेशन, ओके, एज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. ये जो आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो ये तो बिजनेस के लिए खर्चा है. तो पहले इंस्टांस में आपको उस खर्चे का एंट्री पास करना होगा. और जो सेकेंड एंट्री पास करेंगे आप, दैट विल रिलेट टू द ट्रांसफर ऑफ स्टॉक टू द पार्टनर. ओके, तो ये 2 एंट्री पास करने हैं. देखिए कैसे करते हैं हम लोग. देखिए पहली एंट्री क्या पास कर रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू ईराज कैपिटल. ये किस लिए पास कर रहे हैं एंट्री? बिकॉज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. तो उसके लिए ये एंट्री पास करेंगे. दूसरा एंट्री, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे. क्या एंट्री बन जाएगा? ईराज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये एंट्री किस लिए पास कर रहे हैं हम लोग? फॉर द ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर टू ईरा. हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं एक तरीके से. ओके, तो आपने ये दोनों एंट्रीज पास करने हैं रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 देखेंगे. assertion. A company can reissue a forfeited share at an amount which is less than the amount not received on it. कंपनी अकाउंट्स पे हमने किया है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और कोई शेयर होल्डर अगर एरियर कर रहा है, तो कंपनी उसे वार्निंग देकर उसके बावजूद भी अगर वो पैसे नहीं पे करता है, तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट करती है. तो मान लीजिए एक 10 रुपये के शेयर पर हमें 4 रुपये नहीं मिले हैं. ओके, तो जब हम री इशू करेंगे तो जो मैक्सिमम जो अमाउंट, मिनिमम जो अमाउंट जिस पर हम री इशू कर सकते हैं वो 4 रुपया ही है. उससे नीचे मैं कभी नहीं जा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि री इशू करने का मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा. शेयर हम इसलिए री इशू करते हैं कि हम अपने शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर सकें. भाई एक बंदे ने पैसे नहीं दी, हमने उसे जब्त करके दूसरे बंदे को दे रहे हैं. अगर दूसरा बंदा को देने के बाद भी अगर मेरा शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो रहा है, then there is no sense in reissuing the thing. So this assertion is outrightly rejected, is wrong. So a company can reissue a forfeited share which is more than the amount not received on it. ठीक है, यानी जो कंपनी, जो अभी एग्जाम्पल बताया मैंने, मिनिमम 4 रुपये या उससे ज़्यादा पर इशू कर सकता है, कम पर नहीं कर सकता है. तो उस हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गया. रीजन क्या बता रहा है कि कंपनी कैन राइट ऑफ द नेट लॉस मेड ऑफ द ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर फ्रॉम इट कैपिटल रिजर्व. नेवर. कंपनी को जब लेस में री इशू करने की ही अथॉरिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद का स्टेप का भी कोई मतलब नहीं बनता है. बिकॉज कैपिटल रिजर्व को हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, एंड डेफिनेटली दैट डज नॉट इंक्लूड लॉसेस फ्रॉम रीइशूइंग शेयर्स विच इज बिलो देन द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन इट. ओके, सो बोथ assertion एंड द रीजंस आर फॉल्स, आर इनकरेक्ट. तो इस हिसाब से आपका आंसर बनता है नंबर डी,
that both the assertion and the reasons are false. Okay, आई बस समझ में. Number 8, mention the liability of a partner which is not shown in its balance sheet but it is paid at the time of dissolution. तो ऐसी लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया हो और हमें उसे पे करना पड़े एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये क्या हो सकता है? ऐसा कोई लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग कुछ है जो कि आपने नहीं पे किया था, तो यू मे हैव टू पे दैट. ओके. दूसरा क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट मतलब हो गया, कंटिंजेंट मतलब हो गया जो किसी इंसिडेंट पर डिपेंडेंट हो, कोई घटना घटने पर डिपेंडेंट हो. जैसे मान लीजिए WCR, वर्कमैन कंपनसेशन एक्सपेंस जो है ये कंफर्म नहीं रहता है. जब तक किसी वर्कर को हमें एक्सीडेंटल चार्जेस देना पड़े, मेडिकल देना पड़े, तो अगर मान लीजिए कोई वर्कर बीमार नहीं पड़ता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता, कोई इंजरी नहीं होता है, तो वो खर्चा हमें करना ही नहीं होता है. तो ये दो कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो कि बैलेंस शीट पे दिखाए गए नहीं रहते हैं, मगर इफ दैट हैपन्स तो आपको वो खर्चा करना पड़ सकता है. ओके. अब देखिए नंबर 6 देखेंगे. Aman and Vinod are parties in a firm that balance sheet showed ग्रॉस डेटर है 1,52,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1,000 रुपया, ये पहले का बनाया हुआ है. मिलिन का एडमिशन हुआ है. मिलिन एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिवैल्यूएटेड एज अंडर अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम. तो ये हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि मेरे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं. ओके. सो दिस इज माय इनकम. Bills payable 10,000 which were recorded to be discharged at a rebate of 10%. यहाँ पे मेरा liabilities घट रहा है. I have to pay less. Okay. So that will also be my profit. So what is the profit? 10% of 10,000. So that works out to how much? That works out to 1,000. Okay. So that is also a benefit for us. Next is debtor of 2,000 to be irrecoverable. ये हमारा लॉस में जा रहा है और प्रोविजन हमको क्रिएट करना है 2% ऑफ डेटर्स. ओके. सो हाउ डू वी शो दिस इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट? लेट्स सी टू दैट. देखिए इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा. जो हमारा अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है दैट इज माय प्रॉफिट, सो दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट, बिल्स पेबल में हमें 1,000 कम देना पड़ रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग अ रिबेट डिस्काउंट. तो बिल्स पेबल हमें कितना कम पे करना पड़ रहा है? 10/100 इंटू 10,000, सो दैट इज 1,000. ओके. तो ये दो मेरे इनकम्स हो गए. लॉसेस या नुकसान हमें क्या हो रहा है कि बैड डेट मेरा पैसा डूबा है 2,000 रुपया. ओके. तो ये मेरा नुकसान हो गया है और हमें 2% का प्रोविजन क्रिएट करना है. तो कितना क्रिएट करना है? मेरे डेटर्स थे 1,52,000 रुपया. ठीक है. इसमें से हमारा बैड डेट हो गया है 2,000, यानी मेरा नया डेटर का बैलेंस कितना हो गया? 1,50,000. इसका 2% कितना होगा? 3,000. 1.5 लाख का 2%. पहले से प्रोविजन कितना बनाया हुआ है? 1,000, यानी हमें नया प्रोविजन कितना बनाना है? 2,000 रुपया. ये मेरा एडिशनल एक्सपेंसेस हो गया. ठीक है. तो इनकम साइड जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 11,000. अब इसको बैलेंस करेंगे इसके साथ तो माई नेट गेन या प्रॉफिट विल बी हाउ मच? 7,000. सो दिस विल बी द आंसर. तो नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा? हाँ, दैट विल बी नेट इफेक्ट ऑफ assets and liabilities will be 7,000. ये हो जाएगा हमारा नेट गेन. ओके. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नंबर 9.
Adani family has raised their stake in Ambuja Cements by conversion of 21.20 crore warrants into shares in a transaction that will see them infusing nearly 661 crores. What is a share warrant? तो शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जो भी शेयर वारंट का होल्डर है उसको ये अधिकार देता है कि आप एक निर्धारित डेट पर निर्धारित रेट पर आप उस शेयर्स को अक्वायर कर सकते हैं. ओके. और दूसरा पूछ रहा है मेंशन द हेड अंडर विच मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स विल बी शोन. तो ये बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड. ओके. देखिए शेयर वारंट क्या है. A share warrant is a financial instrument which gives the holder of the right to equity shares. Okay, specified therein at a specified date and at a predetermined price. ये उसे अधिकार मिलता है कि भाई आप इतने शेयर्स को अक्वायर कर सकते हैं. कहाँ दिखाया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, on 1st April 2023, Zara Limited issued 10,006% debentures of 100 each at a discount of 5%. यानी 10,000 डिबेंचर 100 रुपये का यानी 10 लाख का डिबेंचर इशू हो रहा है और वो भी एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 50,000 रुपये नुकसान पे आप इशू कर रहे हो. अब क्या पूछ रहा है इसमें? द कंपनी एट 40,000 इज कैपिटल रिजर्व. कंपनी के पास 40,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में है और 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में SPR में है. गिव द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च. सो द कंपनीज एक्ट जो बताता है कि आप जो डिस्काउंट है उसको या तो शेयर प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ कर सकते हैं. अगर शेयर प्रीमियम का पैसा पर्याप्त नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर किन्हीं कारणों में आप कैपिटल रिजर्व को यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. तो आइए देखते हैं हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं रिलेटिंग टू द राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो भी है. तो ये क्या एंट्री पास करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, क्योंकि 30,000 ही है हमारे पास और हमारा टोटल जो डिस्काउंट था वो था 50,000 रुपये का. ओके. तो अभी भी हमें 20,000 रुपये प्रोवाइड करना है. तो वो जो 20,000 रुपये है वो लोग कहाँ से लेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस से. प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. ओके, जो आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं 20,000 ले लेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो दिस वाज रिलेटिंग टू द राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो चिल्ड्रन, जो पहला क्वेश्चन रहेगा जनरली इसी तरीके का आपको MCQs और क्वेश्चन देंगे 1 नंबर्स के. ओके. सो अभी ये 10 हमने करवाया है. नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और 10 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा. सो यू हैव टू वर्क more and more on these kinds of questions. Okay, so then only your preparations will be perfect. Okay, so till then keep on learning and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. The next video will be on question number 2 that will comprise of 3 marks, okay, each. Okay, till then good night and thank you.